में कि हम जो भारतीय आर्य भाषाओं के क्रमिक विकास को देख रहे थे, वो क्रमिक विकास की बात मैंने आपको बताई थी। और भारतीय परिवार के दौरान भी कुछ बातें हमने की थी। तो वो सारी चीजें कि भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही आर्यकालीन भाषाओं का उद्भव हुआ और उसमें जो भाग किए गए थे भारतीय आर्य भाषाओं के विकास, तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास की ये बातें थी। और भारत में 2 बार आर्य आए थे, तो 2 बार की तरह इसको इतिहास में भी दिया गया था। और ये हमने विभाजन किया था आर्य भाषाओं का। पहला किया था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आई थी। उसके बाद अंत्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का हमने विभाजन देखा था, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 की। और तीसरी थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईसा पूर्व से अब तक गिनी जाती है। और प्राचीन में हमने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की बातें समझी थी। इसका उल्लेख मैंने भारतीय परिवार के दौरान भी आपको किया था। और वैदिक संस्कृत में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्य को उपनिषदों में जो भाषा मिलती है वो सारी। और लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण जो है हमारा एक ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है, और वो लौकिक संस्कृत में मिलता है, यानी संस्कार की हुई भाषा को कहते हैं। इसका समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का रहा था। और इसको पाणिनि ने व्याकरण के माध्यम से बहुत ठीक किया था, क्योंकि व्याकरणबद्ध करने में पाणिनि का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। तो लौकिक संस्कृत आज जो हम देखते हैं वो उसी के आधार पर है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमने प्राकृत की बात समझी थी कि प्राकृत यानी क्या। तो पहले से की हुई या बनी हुई भाषा जिसे प्राकृत कहा जाता था। और पाणिनि ने सही रूप से संस्कृत को प्राकृत का ही नाम दिया था। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि पाली या प्रथम प्राकृत क्या है। जो बौद्धकालीन संस्कृति की बातें आती है मित्रों, वो जिससे मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, निकल गई है। हाँ, तो पहले ही जो बात आती थी कि पाली, जो बौद्धकालीन संस्कृति की बातें आती थी वो प्रथम प्राकृत में आती थी। और उसकी मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। द्वितीय प्राकृत में मैंने आपको शोरशेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची का परिचय दिया था कि क्या है। तो मैंने कहा था शोरशेनी वो मथुरा के आसपास का इलाका जिसे कहते, वहां पर ये भाषा चलती थी। मागधी मगध से संबंधित रखती थी। अर्धमागधी जो शोरशेनी और मागधी के मध्य की भाषा कहलाती थी। और उसकी भी मैंने आपको बात की कि मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक मैंने आपको उल्लेख भी किया था कि वो इसी समय का है और वो लिखा गया था द्वितीय प्राकृत में। और उस पर से फिल्में भी बनी थी। मैंने आपको उदाहरण में शशि कपूर का नाम दिया था। शायद आपको याद आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रेखा जी मेन रोल में थी। फिर आया था महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र भी, जो महाराष्ट्र के जो इलाके है वहाँ बोली जाती थी। और इसका मूल स्थान महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की प्राकृत, समस्त प्राकृतों की विकसित एवं प्राकृत भाषा थी। संस्कृत नाटकों में भी पद्य और गद्य महाराष्ट्र में लिखा गया है, तथा नाटकों ने भी अनेक स्थानों पर उच्च स्तरीय पात्रों के लिए इसका प्रयोग भी किया था। जबकि बाद में आती है पेशाची। पेशाची वो ग्राम्य भाषा थी। और वह भूत भाषा भी कई लोग इसे कहते थे। कारण होगा पिशाच के नाम से पेशाची ऐसा एक नाम पड़ा। ऐसा भी कहते हैं कि यह भारत के उत्तर में बोली जाती है और पिशाचों की यह भाषा थी, ऐसा कहा जाता है। पिशाचों एक जाति है। और इसका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है कि पिशाच नाम की एक जाति थी। इसकी मात्र एक रचना गुणाढ्य की बृहद कथा के रूप में हमें प्राप्त है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। फिर तीसरा जो आता है 500 ईसा से 1000 ईसा, अपभ्रंश या तृतीय प्राप्त जिसे हम कहते थे, उसमें मैंने आपको बताया था नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है, उसमें उन्होंने अपभ्रंश भाषा में प्राचीनतम उदाहरण जो लिखे हैं वो यहाँ पर आते हैं। और यह मध्यकालीन आर्य भाषा का अंतिम रूप माना जाता है।
और वह भी अपभ्रंश के रूप में। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ मित्र होता है भ्रष्ट, अपभ्रष्ट, या बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आजकल कई शब्द हमारे सामने आते हैं, उसका मूल रूप कोई और होता है, लेकिन अपभ्रंश होते होते वो दूसरे ही रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कई बार बोलने में अपभ्रंश हुए शब्द है, यानी बिगड़े हुए हैं। एक प्रकार से भ्रष्ट जिसे कहते हैं कि ओरिजिनल शब्द कोई और था, लेकिन बोलचाल में क्या होते है कि बोलीवाद तो उच्चारण के आधार पर होती है, तो बोलने वाले लोग उसे अलग कहते हैं। जैसे हम हिंदी में पानी बोलते हैं, गुजराती में पानी, तो गुजरात में अगर आप उत्तर गुजरात में चले जाओ तो वहाँ पौनी ऐसा बोलते हैं, पानी का पौनी हो जाने मात्रा लग जाती है, तो ये अपभ्रंश हो गई। ये शब्द बिगड़ गया रूप, पानी शब्द से ही है, पर बोलते बोलते वो प्रदेश के अनुसार दूसरे रूप में आ गए, पौनी लो, पौनी वह है। तो वो चीज बिगड़ा हुआ रूप जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं अपभ्रंश। जो आपकी समझ में आ गया कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है मित्रों। उसके बाद भामह, दंडी आदि ने काव्य भाषा में इसका उल्लेख भी किया है। तो पतंजलि में भी इसका प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है। अपभ्रंश में देशी शब्द की चर्चा की जाती है। अधिकांश अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को देशी कहा है। उन्होंने देशी, क्योंकि देशीपन आएगा बोलने के कारण, ये बदलता रहता रूप है, इसलिए ज्यादातर जो शुद्ध भाषा है गांव में जाती है तो वो बदल जाती है, क्योंकि वहाँ की बोली में भेद होता है, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं कई लोग। परिणाम क्या होता है, उनके मुख से जैसे उच्चारण निकलते हैं ऐसे वो शब्द प्रचलित होते हैं गांव में, और बाद के कई लोग उससे उसी तरह बोलते हैं। फिर क्या होता है, वो प्रचलन में आ जाते हैं। तो ऐसे शब्द, और अधिकांश कवियों ने अपनी भाषा में इसीलिए इसे देशी रूप या देशी भाषा कहा है, और उन्होंने जनता की भाषा को अपनी रचनाओं का माध्यम भी बनाया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये भाषा में कोई साहित्य नहीं हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जनता की भाषा को लेकर कई लोगों ने काव्य रचनाएं भी की है। जैसे धर्मसूरी, जम्बू स्वामी एक रासोकाल का कवि है, उसने उसी भाषा में कविताएं लिखी है। तो सरहपा एक दोहा कोश है, उसमें भी हमें उन जो बिगड़े हुए अपभ्रंश है उसमें हमें वो काव्य देखने को मिलता है। तो आदि पुराण का एक पुण्य दत्त अपभ्रंश की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। तो ये मैंने जो नाम दिए, जैसे धर्मसूरी, जम्बू स्वामी का सरहप्पा है, दोहा कोश, और पुण्य दत्त जो आदि पुराण का है, वह प्रसिद्ध अपभ्रंश की भाषा है। और इसीलिए अपभ्रंश भाषा में प्राचीनतम उदाहरण हम देखने जाए तो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते, क्योंकि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, नाटक को बनाते थे, लिखते थे। और हिंदी साहित्य में भी नाटक की जब भी कोई बात होती है तो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लेकर ही होती है, क्योंकि हमने भी नाट्य विधा को और नाट्य शैली को वहीं से प्राप्त किया है। तो आचार्य भरत मुनि ने, जैसे मैंने आपको काव्य में वो बताया था कि विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग, रस निष्पत्ति, तो मैंने बताया कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति, वो अब आएगा रस के प्रकरण में आपके सामने। तब वहां भरत मुनि की परिभाषा देखने को मिलेगी आपको। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में परिभाषा लिखी, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयुक्त प्रयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, उसका वीडियो कल ही मैंने रखा है, और वो आप YouTube पर देख सकते हैं। उसमें मैंने चार्ट में बताया। हाँ, उसका आगे का वीडियो आएगा जिसमें मैं विथ एग्जाम्पल यानी उदाहरण के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो मैं थोड़े समय बाद रखूंगा, पहले आप इसे अच्छी तरह से अभ्यास में लो। तो ये बात क्या, आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी हमें अपभ्रंश भाषा के रूप देखने को मिलते हैं। और अपभ्रंश के विभाजन को लेकर विद्वानों में बहुत काफी मतभेद भी है। जैसे नैमी साधु ने अपभ्रंश के को अपनाकर आबिर और ग्रामीण 3 भेद किए हैं।
नैमी साधु नामक एक रचनाकार तो मार्कंडेय ने अपभ्रंश के नागर, उपनागर तथा बाचर ऐसे 3 भेद दिए मतलब। इसलिए आधुनिक विद्वानों ने प्रत्येक प्राकृत से 1-2 अपभ्रंश का उद्भव माना है, जो अधिक तर्क संगत भी माना जाता है। और इसी दृष्टि से अपभ्रंश 5 प्रकार की मानी दी जाती है, जैसे शोषणीय अपभ्रंश, मागधीय अपभ्रंश, शाची अपभ्रंश। इन विविध अपभ्रंश से ही आधुनिक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधीय अपभ्रंश। और ये 5 जो अलग अलग, हर जो मैंने अभी आपको आगे 5 नाम बताए थे, वही 5 अपभ्रंश में हर जगह से एक अपभ्रंश उन्होंने गिना। जैसे शोषणी बताया था मैंने, मागधी बताया था, अर्धमागधी, फिर महाराष्ट्र पेशा के 5 थे। और उसी का विकास क्रम हम देखते हैं। इस प्रकार से अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक कार्य भाषाओं के बीच की एक संयोजक कड़ी कहलाती है। यह अपभ्रंश जो है वह आधुनिक कार्य भाषाओं का विकास जब हुआ तो अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक कार्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो सारे जगह हम देखते हैं प्राकृत पाली से लेकर अपभ्रंश में वो सब जगह एक ये बात मानी जाती है। तो यहाँ से मुझे आपको ये बात समझाने से एक पल के लिए मैं आपको यहाँ पर हाजिरी ले लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू रखता हूँ। तो ये मुझे आपको यहाँ बताना था कि अपभ्रंश की जो बातें है किस तरह से यहाँ पर आती है, और वही बातों में अब आगे जो आपको जो पॉइंट में समझना है वो मैं आपको और एक स्क्रीन पर ले जाता हूँ जिसमें आप लोगों को ये बात समझानी है मुझे। अब आपके सामने एक पॉइंट रखा है मैंने, आधुनिक भारत आर्य भाषा होगा। तो इसमें जो बात मुझे बतानी है आप लोगों को ये है कि आधुनिक भारत या आर्य भाषाओं की जो रूपरेखा है मित्रों, ये बहुत ही महत्व का प्रश्न है और इसमें काफी आपको पॉइंट्स भी आएंगे ज्यादातर, इससे बहुत ध्यान से आप इसे समझना। और आधुनिक भारत या आर्य भाषाओं का जो एक प्रस्तावना के रूप में मैंने लिखा है, ईस्वी सन 1000 के आसपास अपभ्रंश का अंत और आधुनिक भारत या आर्य भाषा का उदय माना जाता है। अपभ्रंश भाषाओं का अंत जहाँ मानते वहीं से शुरू होती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसमें भारत की वर्तमान आर्य भाषाओं की गणना हो रही है। और वर्तमान आर्य भाषा आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से जो हम सब जानते हैं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत भाषाओं से नहीं हुई थी, ये भी हम ध्यान रखते हैं। और बल्कि अपभ्रंश खास ध्यान रखना, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति प्राकृत भाषा से नहीं हुई बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। शोषणीय अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा है, जैसे हिंदी आई, राजस्थानी आई, गुजराती और पहाड़ी भाषा का संबंध होता है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला तथा उड़िया का संबंध रखते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से तथा मराठी का महाराष्ट्र अपभ्रंश से संबंध दिखाई देता है। तो हमने जो 5 भाग बताए थे भाग आपको आगे, उसी को लेकर यहाँ अपभ्रंशों की बात में अलग अलग जो भाषाएं बनी है उसकी बात यहाँ पर मैंने आपको बताया। प्राकृत, द्वितीय प्राकृत मैंने आपको ये बताया था, शोषणी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्र, पेशल, तो वहां से ये भाषाओं का आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो शोषणी जो अपभ्रंश बना उसमें से हिंदी निकली मित्रों, जो आज हम हिंदी का उपयोग कर रहे हैं वो आधुनिक हिंदी, लेकिन जो पहले की हिंदी है वो, तो आगे के भाग में आपको ये समझना भी आएगा, हिंदी भाषा को लेकर विशेष बात आएगी, तब मैं उस पर डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी की उपभाषा और बोलियों का भी आपको परिचय मुझे पढ़ाना है। उसमें हिंदी कितने रूप में है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सब मैं बताऊंगा।
और खुशी की बात है कि आज 10 तारीख हुई। आप सबको याद भी होगा कि 14 तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आज सितंबर 14। ठीक है। और उसी दौरान में हम हिंदी भाषा को लेकर भी पढ़ने वाले हैं, तो हमारा एक न्यायोचित काम भी हो जाएगा। हिंदी को हम न्यायपूर्ण जो महत्व है वो भी दे पाएंगे पढ़ने। है, इस बार कोई हम ऐसा प्रोग्राम नहीं कर पाए। मेरी एक योजना थी कि 14 सितंबर को हम ऑनलाइन कुछ करेंगे ऐसा काम हिंदी को लेकर, कि आप लोग भी कुछ बताओगे बोलोगे वहां से और मैं भी यहाँ से आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जाम आ गई, जिस वजह से फिर मैंने इस योजना को अमल में नहीं लिया, क्योंकि मैं ही अगर ऑन ड्यूटी हूँ तो मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता। और आगे से मैं कोई टाइम दे दूँ या कोई स्लॉट मैं आपको बता दूँ तो ये हो नहीं सकता था। इसलिए अभी मुझे पता चल जाएगा शेड्यूल और रख पाऊंगा तो आगे से आपको बोल दूंगा। ऑनलाइन हर साल जैसे हम क्लास में करते थे हिंदी को लेकर, तो होती है के निगम के जितने भी ऑफिस वहाँ पखवाड़ा होता है 15। तो ये बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से, मैं उसके लिए कुछ सोच भी रहा था कि बाहर से किसी गेस्ट को भी मैं आमंत्रित करूं हमारे इस ऑनलाइन फोन पर और उनको हम सब सुने। लेकिन ये नहीं हो पाया है क्योंकि मेरा अभी कुछ सही नहीं, इसलिए मैंने किसी गेस्ट को कहा नहीं है। हो जाएगा तो फिर मैं उनका पहले टाइम ले लूंगा किसी अच्छे गेस्ट का और फिर उनको बोलूंगा कि आप मेरे साथ इसमें जुड़ जाना और हम लोग इस पर एक अच्छा सा प्रोग्राम भी कर सकते हैं, या आप लोग भी कुछ ऐसा आयोजन करें तो हम उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये आम बात इसलिए बताई कि अभी से आपके दिमाग में इसको लेकर कोई आइडिया बनता है। आइडिया बनाओ, मुझे बताओ, और कोई टाइम हम स्लॉट तय कर लेंगे। जरूरी है नहीं कि 14 को ही हो, हम कोई भी दिन में रख सकते 15 दिन। तो ऐसा कोई टाइम रख लेंगे, तो आप तैयारी करो, मुझे बताओ। संडे का दिन होगा तो भी इसमें हमें जुड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर आप संडे के दिन में छुट्टी में आप काम कर सकते हैं, हम तो करते ही है, तो आप लोगों को संडे के दिन हम जुड़ जाएंगे तो अच्छा है। कोई गेस्ट मुझे मिल सकता है तो मैं संडे का टाइम भी उनको दे सकता हूँ। ठीक है, सोचना आप फिर मुझे बताना। तो ये बात कि शोषण या अपभ्रंश से हिंदी निकली, तो राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भाषाओं का भी संबंध इसी अपभ्रंश से रहा है। यानी देखिए आप, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, ये पूरा जो भाग है ना मित्रों, ये पश्चिम का इलाका है। अगर आप मैप को देखते हैं ध्यान से तो राजस्थानी राजस्थान की ओर से, गुजरात से गुजरात की, और पहाड़ी, पहाड़ी यानी क्या, पंजाब से उधर जाते हैं तो पहाड़ी प्रदेश शुरू होता है, वो भी इधर है हमारे पास। पूर्वी, जैसे माकड़ी अपभ्रंश का पूरा इलाका आप अगर मैप में देखोगे तो पूर्वी इलाका कहलाता है नक्शे के हिसाब से। बिहार, बंगला, असमी, उड़िया। ठीक है, असम कहाँ है, पूर्व, हम पूर्व भारत कहते हैं असम को। बंगाल तो वहां पर ही है, उसके पास में। बिहार बंगाल के पास में है। उड़ीसा, वहां की उड़िया भाषा है, तो उड़ीसा भी बिहार के नजदीक का है। तो ये जितने भी ये चार जो प्रदेश है वो पूर्वी प्रदेश है। तो मागधी यानी मगध से संबंधित थे, इसलिए मागधी अपभ्रंश। तो सीधी सी बात है मित्रों कि मागधी भाषा उस समय बहुत फैली हुई और मगध प्रांत इतना विस्तृत है, तो बिहार, बंगाल, असम उस समय थे ही नहीं, उड़िया सब मगध में था। तो सीधी सी बात है, वो शब्द, वो बातें उन भाषाओं के शब्दों में रहेगी, इसलिए मागधी अपभ्रंश से इतनी भाषाएं निकली। पूर्वी हिंदी का अर्ध मागधी, पूर्वी हिंदी जो है ना वो अर्ध मागधी का अलग भाग किया गया है, और मराठी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से संबंध रहता है। सीधा बात, तो महाराष्ट्र में मराठी, तो वो बात भी यहाँ आती है। तो कितनी भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में कितनी भाषा है, तो वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है। पहली है सिंधी भाषा, दूसरी है लहंदा, तीसरी पंजाबी,
चौथी गुजराती, मराठी, बिहारी, असमी, उड़िया, बंगाली, ये सब। और हिंदी क्या है? तो यह भारत की केंद्रीय या प्रमुख आर्य भाषा है आज। इसमें भी 5 उपभाषा और 18 बोलियां है मित्र। वो जब हम डिटेल्स में हिंदी भाषा और बोलियों को समझेंगे, वो अलग प्रश्न है पूरा। तब मैं आपको उसमें डिटेल्स में समझाऊंगा। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, अलग अलग भाग है हिंदी के। तो ये भाषा क्या आधुनिक भारत आर्य भाषा क्या क्या? हिंदी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बिहारी, असमी, उड़िया और बंगाली। ठीक है, तो इतनी भाषा है। तो सिंधी भाषा को लेकर हम समझे तो ये सिंध प्रदेश की भाषाओं का उपयोग, यानी सिंध प्रदेश में सिंधी भाषा बोली जाती थी। एक समय में सिंध प्रदेश भारत में था। आप सब जानते हैं कि सिंध प्रांत आज भी है जो पाकिस्तान के साथ है। इसे पाकिस्तानी आर्य भाषा कहना भी अधिक उचित माना जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तानी आर्य भाषा इसे कहा गया। हिंदी बोलने वाले अधिकतर मुसलमान है, इसलिए इसमें फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है मेरे को। क्योंकि सीधी सी बात है, एक और अफगानिस्तान की सीमा, दूसरी ओर पाकिस्तान में है, तो वो जमीनी रास्ता जो होता है, तो अफगानिस्तान में भी अफगानी जो भाषा है वो अलग है, वो उर्दू से मिलती जुलती है। वहाँ भी मुस्लिम्स बिरादरी की जनसंख्या ही ज्यादा है। तो ये सारे जो इलाके पाकिस्तान को छोड़कर, फिर बलूचिस्तान का नाम भी आपने सुना है, सिंध प्रांत वही है, और फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, इराक, ये पूरे मुस्लिम कंट्रीज। इसीलिए सिंध में ज्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं। सिंधी लोग वहाँ थे, तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई लोग सिंध को छोड़कर अपने यहाँ गुजरात में ज्यादातर आ गए, कच्छ के रास्ते से। क्योंकि कच्छ का इलाका पाकिस्तान का कराची बहुत नजदीक है। अब मैम ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा कि कच्छ अपना है, और थोड़ा आगे आप देखते तो कराची दिखाई देता है। तो कहते हैं आज भी कि कराची की लाइटें कच्छ में दिखाई देती है। कच्छ रेगिस्तान में तो खुला प्रदेश है, तो वहां पर जो सीमावर्ती गांव है छोटे छोटे, उन लोगों को कराची की रोशनी यानी लाइट रात में दूर से दिखाई भी देती है। क्योंकि एक समय में एक ही रास्ता था, एक ही देश था ना अपना, और जमीनी रास्ते से आना जाना भी होता ही था, हम सब जानते हैं। आज अनैतिकता से यानी घुसखोरी होती है आज कई जगह, वो तो हमारी भारतीय आर्मी को सैल्यूट है कि ऐसे लोगों को पकड़ लेती हो। तो वो चीज है कि सिंध में अधिकतर मुसलमान है, इसलिए हिंदी भाषा में फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। हिंदी की उत्पत्ति ब्राचर भाषा से मानी जाती है। हिंदी की 5 बोलियां में से एक है बिचौली, सराइकी, लारी, एशली और कच्छी। इस तरह से गिनते हैं। कच्छी जो भाषा में कहता था ना आपको मित्रों, ये वही है जो सिंधी भाषा से जुड़ी है। 5 बोलियों में इसको स्थान जो मिला है सिंधी में, तो बिचौली, सराइकी, लारी, हवेली और कच्छी। इसमें बिचौली साहित्यिक भाषा मानी जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर मुझे सिंधी भाषा में आपको बतानी थी। और उसी प्रकार जो लहंदा है, तो लहंदा शब्द का अर्थ है सूर्यास्त की दिशा, अर्थात पश्चिम। सूर्य कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में। तो पश्चिम में अस्त होता है, यानी उस प्रदेश, यानी जो पश्चिम की ओर जितने भी प्रदेश आए उनको लहंदा के साथ जोड़ते, यानी इसीलिए इसका अर्थ हुआ सूर्यास्त की दिशा या पश्चिम। तो ज्यादातर पंजाब के पश्चिमी भाग में बोली जाने के कारण इस भाषा का नाम लहंदा पड़ा है। पंजाब प्रांत, मैंने अभी आपको पूरा एक नक्शा बताया, गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, ये सब पश्चिम के सीमावर्ती राज्य है। तो पश्चिमी भाग जो है पंजाब का, वहाँ ये बोली जाती है, और इससे इसे लहंदा इसका नाम पड़ा है। और लहंदा पर सिंधी एवं कश्मीरी का काफी प्रभाव है।
क्योंकि ये एक भाग धीरे धीरे आप आगे जाते हैं तो पंजाब का एक सीमावर्ती भाग कश्मीर राज्य से भी जुड़ रहा है। आप ध्यान से देखना नक्शे को, तो कश्मीर का एक जो सीमा का भाग है पंजाब से जुड़ रहा है, इसलिए इसमें सिंधी और कश्मीरी का प्रभाव रहेगा। सीधी सी बात है कि जो सीमावर्ती इलाके होंगे उसके भाषा का प्रभाव वहां पर रहेगा। तो सिंधी भी यहाँ पर सीमावर्ती है, सिंध प्रांत और कश्मीर, इसीलिए लहंदा में सिंधी और कश्मीरी का प्रभाव है। लहंदा में अरबी फारसी शब्द भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसका संबंध कई कई अपभ्रंश से जोड़ा जाता है। कई कई यानी कई कई प्रांत भी था मित्रों, एक समय का कौशल प्रांत कहते थे इसे। महाभारत में इसका उल्लेख है, आप जानते हैं कि कई कई वहां की थी और वहां से फिर वो राजा दशरथ की रानी बन गई, हम जानते हैं। तो कौशल प्रदेश था। तो अगर सच मानता हूँ मेरी नॉलेज के हिसाब से, तो जो ईरान के साइड का जो भाग है वहां कौशल प्रदेश, ये बात है। और इसीलिए इसे एक ही अपभ्रंश से जोड़ा जाता है मित्रों। फिर आती है पंजाबी। आप स्क्रीन पर देखते तो पंजाबी जो है, तो पंजाब शब्द का अर्थ ही आप जानते हैं, बचपन में आप पढ़े हो, 5 नदियों का प्रदेश यानी पंजाब। पंजाब प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे पंजाबी कहा जाता है। सीधी सी बात है ये तो कि गुजरात की भाषा गुजराती, इसीलिए गुजराती कहते हो तो पंजाब की है, पंजाब प्रांत की इसलिए पंजाबी। इस भाषा का जो कुल क्षेत्र अगर देखने जाए नहीं तो पाकिस्तान में है और पंजाब में, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान में भी आधा चला गया। आप सब जानते हैं कि बंटवारे के बाद कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आई जो हमें पसंद नहीं आई है। पंजाब पूरा प्रांत था पूरा, जब बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में गया, जिसे आज भी कहते पूर्वी पंजाब। वहाँ पंजाब प्रांत आज भी है पाकिस्तान में। और पंजाब से अमृतसर से लाहौर बाई रोड बसें चलती थी। हमारे भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी और बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। तो वो जमीनी रास्ता आज भी है। आपने कई फिल्मों में वो बाघा बॉर्डर देखी है और वो बाघा बॉर्डर को आप 15 अगस्त 26 जनवरी को देखते हैं न्यूज में, मीडिया में, क्योंकि उस दिन मीडिया वाले उसको दिखाते ही, क्योंकि दोनों देश आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। तो आर्मी वाले वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं और उसी रास्ते से लाहौर गए थे। यहाँ अमृतसर नजदीक है और वहाँ लाहौर, तो करीबन 150 किलोमीटर का ही रास्ता होगा। आई थिंक 150 या 300 के अंदर से। तो ये वही है पंजाब। और पंजाब की ही एक बोली डोंगरी है जो जम्मू राज्य में बोली जाती है मित्रों। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि अगर आपको देखनी है तो जो इनका धर्म ग्रंथ है पंजाब यानी सिख संप्रदाय का, तो उसको अगर आप देखते हैं तो वो डोंगरी लिपि में लिखा गया है। और डोंगरी गुरु नानक का जो ग्रंथ लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब, उन्होंने वो पंजाबी का प्रसिद्ध साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है जो इसी लिपि में लिखा गया है, गुरुमुखी लिपि में। तो आप वो ओमकार देखते हैं पंजाबी में, तो वो देखना आप आपको अलग से दिखाई देता है, थोड़ा सा एक जैसे लिखा है, एक ओमकार ऐसा बोलते हैं, वाहे गुरु सतनाम ऐसा बोलते हैं ना, एक ओमकार यानी ओम ही एक है, वो बात वहां आती है। फिर जो आगे भारत की आगे भाषा आती वो है गुजराती, यानी हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारा जन्म जिस प्रदेश में हुआ है वो। गुजरात शब्द का संबंध गुर्जर से माना जाता है, ये तो आप सब जानते हैं। गुजरात प्रदेश की भाषा गुजराती कहलाती है और गुजराती भाषा गुजरात, बड़ौदा और निकटवर्ती अन्य देशी राज्यों में बोली जाती है। तो ये सीधी सी जानकारी आपको मालूम ही है। और गुजराती भाषा का साहित्य 12वीं शताब्दी से मिलना प्रारंभ हुआ है मित्रों। और इसको लेकर मैं थोड़ी सी जानकारी भी दे सकता हूँ कि जो 12वीं शताब्दी से गुजराती साहित्य मिला है, तो उसमें हमें प्राचीनतम साहित्यकारों में जैसे नरसिंह मेहता,
प्रेमानंद, श्यामल, भट्ट, मीरा, अखा आदि जो कवि मिलते हैं, उनके साहित्य में जो भाषा देखते हैं वो गुजराती। तो गुजराती भाषा का उद्भव कहाँ से अगर मानते हैं तो 12वीं शताब्दी। इसलिए गुजराती पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आता ही होगा, उनके भी कोर्स में गुजराती भाषा का उद्भव विकास, तो उन लोगों को समझाते भी होंगे उनके साथ। तो जो नरसिंह मेहता है, प्रेमानंद, श्यामल भट्ट, मीरा, अखा आदि जिन्होंने लिखा था वो आदिकालीन गुजराती थे। और आधुनिक साहित्यकार जैसे धूमकेतु है, पन्नालाल पटेल है, उमाशंकर जोशी, कन्हैयालाल मुंशी, गुलाबभाई पटेल हो या डॉक्टर रघुवीर चौधरी, इन्होंने जो अपने साहित्य में जिस भाषा का उपयोग किया था वह आधुनिक गुजराती कहलाती है। जो आज की जिसे हम सब लोग बोलते हैं, जानते हैं और समझते हैं, तो वो आधुनिक गुजराती। लेकिन गुजराती भाषा का उद्भव विकास में हम कहते हैं कि शुरुआत की गुजराती जो थी वो अलग थी। नर्मद की भाषा जो थी, नर्मद ने जो अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है, आपको नाम याद होगा शायद, उसमें जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया था वो आज की गुजराती से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि वो अलग प्रकार की गुजराती थी उस समय के आदिकाल। फिर धीरे 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 बदलती गई, यानी अपभ्रंश होता गया। आज जो गुजराती है वो बिल्कुल अलग है, सरल भी। उस समय की भाषा आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में ना आए, समझने की कोशिश, हाँ समझ में जरूर आएगा ध्यान से अगर आप उसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा नर्मद की आत्मकथा है जिसका टाइटल है मारी हकीकत। अगर आप देखेंगे उसे तो आप देखना उसमें जो गुजराती का प्रयोग है बिल्कुल अलग। पहली बार गुजराती शब्द का संबंध गुर्जर से माना गया और इसलिए गुजरात में बोली जाने वाली बोली भी गुजराती है, लेकिन जो मुख्य भाषा है वह है गुजराती। और मराठी जो महाराष्ट्र प्रांत की है, तो महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा मराठी है। बम्बई, पुणे, विराट प्रदेश तथा नागपुर जो मराठी के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं मित्रों। देशी, कोंकणी, पल्लवी आदि प्रमुख 3 भाषाएं इसकी है, जिनमें कि नागपुर की देशी मराठी में साहित्य की रचनाएं भी देखने को मिलती है, जबकि प्राचीन काल के साहित्यकारों में नामदेव और ज्ञानदेव, आप दोनों नाम जानते हैं शायद, प्रसिद्ध है। नामदेव ने भी बहुत कविताएं पद्य लिखे, तो ज्ञानदेव संत ज्ञानदेव कहते हैं, उन्होंने तो बहुत भजन और ये गाए हैं। तो वो सब वहाँ की नागपुर की जो बातें हैं पुरानी मराठी, उसमें है मराठी की मूल लिपि मोडी है, किंतु वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जैसे हिंदी है वैसे वो लिखी जाती है। तो भले उसकी लिपि मोडी है पर लिखी जाती है वह देवनागरी में। तो मराठी ये है जो, उसका भी एक अलग अपना साहित्य है, उसका एक अलग सांस्कृतिक धरातल भी है। और मराठी अगर ध्यान से आप सुनते तो समझ में भी आ सकती, क्योंकि गुजरात के आपका ही प्रांत है, इसलिए गुजराती मराठी दूसरे प्रांत में आराम से रहते हैं। आप बड़ौदा में जाओ, बहुत सारे महाराष्ट्र हैं, अहमदाबाद में बहुत सारे महाराष्ट्र रहते हैं। तो ये क्योंकि गायकवाड़ जब प्रांत था गुजरात का, तो गायकवाड़ खुद महाराष्ट्रियन थे और गुजरात के बहुत बड़े कहते के गायकवाड़ ने ही बड़ौदा में उनका खुद का महल है। तो उस वजह से भी तो वहाँ पर महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा रहते थे, उनको ही उन्होंने वहाँ निवास करवाया था। अतः आज बड़ौदा में बहुत भारी संख्या में महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, क्योंकि गायकवाड़ के साथ ही वो लोग आए हुए हैं। तो ये बात। फिर बिहारी आती है जो पूर्वी प्रदेश की बात है। तो बिहारी, इसकी उत्पत्ति जो होती है, बिहार प्रदेश की भाषा को बिहारी कहा जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से बिहारी का संबंध मागधी प्राकृत से है, जो मैंने अभी आगे बताया था आपको। मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी की 3 प्रमुख बोलियां है। भोजपुरी तो आज इतनी विकसित हो गई है मित्रों,
कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सारे फिल्में यहाँ बनी है। और भोजपुरी तो अब भाषा का रूप ले रही है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा साहित्य है। तो मैथिली भी भाषा ही है वहाँ। मैथिली में बहुत सारे वहाँ के कवियों ने कविताएं गद्य लिखा है। मैथिल कोकी एक नाम आता है, वो किसके लिए उपयोग में है आपको बताओ? कवि जयदेव के लिए। जयदेव का नाम आपने शायद सुना हो। तो कवि जयदेव मूल रूप से मैथिली कवि कहे थे। उन्होंने गीत गोविंद नामक एक बहुत अद्भुत रचना लिखी है मैथिली, बहुत छोटी लेकिन इतनी अद्भुत है कि राधा और कृष्ण के जो प्रेम पूर्ण जो दृश्य है उसका उन्होंने वर्णन खुले तौर पर किया है। और ये मात्र नायक नायिका के रूप में वहां प्रस्तुत है। तो आपको श्रृंगारिकता देखनी हो, अगर अद्भुत श्रृंगार रस देखना हो तो आप गीत गोविंद को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राधा और कृष्ण का जो वर्णन किया है प्रेम पूर्ण, कई जगह तो बहुत सुंदर कामुक वर्णन है, लेकिन कहीं पर भी हमें वो ऐसी कामुकता नहीं दिख रही, अश्लीलता नहीं। तो वो मैथिली भाषा में है, मगही भी है, ये तीन बोलियां। तो मैथिली की लिपि बंगला से समानता रखती है और भोजपुरी देवनागरी लिपि से समानता रखती है और मगही जो है वह कैथी लिपि में लिखी जाती है, उसकी लिपि थोड़ी अलग होती है। बाकी जो भोजपुरी है वो तो हमारी देवनागरी से मिलती जुलती है और मैथिली बांग्ला जो लिपि है उससे मिलती जुलती है। तो बिहारी एक आर्य भाषा है, फिर असमी आती है। तो आसाम प्रदेश की भाषा है इसलिए असमी कहते हैं इसे, और आसामिया भी कहलाती है ये। और भाषा विद्वानों ने इसे बंगला की बहन माना है मित्रों। असमी प्राय बंगाली लिपि में लिखी जाती है। असमी प्राय बंगाली, क्योंकि बांग्ला की बहन बहुत मिलती जुलती है बांग्ला भाषा। तो बंगाल के लोग असम में जाते हैं, असम के लोग बंगाल, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है इन भाषाओं को सीखना समझने का, क्योंकि वो जुड़ गई एक दूसरे। फिर आता है उड़िया। उड़िया कौन, यानी उड़ीसा आज का। तो उड़ीसा की जो बात है वो वहाँ की जो भाषा है वो उड़िया कहलाती है। अभी मैं आपको इसका विस्तृत और बताऊं कि जगन्नाथपुरी, आपने नाम सुना है कि हर साल यहाँ पर रथ यात्रा बहुत लंबे समय तक निकलती है, करीबन 10 दिन चलती है, या यहाँ सॉरी 1 महीने तक उसका कार्यक्रम रहता है। तो वो जगन्नाथ जिसे पुरी कहा जाता है, जो 4 बड़े बड़े धाम होते हैं उसमें पुरी का भी एक धाम कहते हैं। जैसे इधर कहते हैं कि हमारा ये द्वारिका है, 4 धाम की यात्रा करते हैं कई लोग, फिर उनको कोई ना कोई एक यात्रा अलग जगह करनी पड़ती है। कई लोग द्वारिका में जाते हैं, कई लोग पुरी चले जाते हैं, कई लोग काशी चले जाते हैं। तो ये बात है, 4 धाम में इसकी भी गिनती होती है। तो वो आया उड़ीसा में और वहां की भाषा है उड़िया। उड़िया यानी उत्कल प्रदेश की भाषा को कहा जाता है। इसे उत्कली या उड़ी भी कहते हैं। उड़िया शब्द का शुद्ध रूप ओडिया है। इसका व्याकरण बंगाली से मिलता जुलता है। इसका जो व्याकरण है बंगाली भाषा से बहुत मिलता है, क्योंकि प्रदेश सीमावर्ती है, इसलिए बंगाली के कुछ पंडित उसे बंगाली भाषा की एक बोली भी समझते हैं। वस्तुतः दोनों आपस में बहनें भी मानी जाती है। तो ये भी एक बात है कि बंगाली, बंगला हो, असमी हो या उड़िया, वो एक ही प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी है। तो मित्रों, आप लोगों को यहाँ पर ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब रही बंगाली भाषा, आधुनिक कारक भारतीय आर्य भाषा PMP। तो बंगाली बंगाल प्रदेश की भाषा है। इसके भी 2 भेद है, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी का केंद्र ढाका है और पश्चिमी का कलकत्ता। देखिए मित्रों, ढाका अब हमारे पास नहीं है, वो बांग्लादेश जब बना उसमें चला गया है। पर ये गिनती जरूर होती है क्योंकि भाषा तो आज भी वहाँ बोली जाती है।
बांग्लादेश में हो, लेकिन वहाँ की भी आधिकारिक भाषा बंगाली थी। वो पहले एक समग्र बंगाली जो भारत का था। तो पूर्वी ये पश्चिमी अब दो केंद्र बन गए। तो पूर्वी का केंद्र ढाका बना है और पश्चिमी का कलकत्ता। बंगाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और बंगाली भाषा साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। क्यों? हम सब जानते हैं कि बंगाली के श्रेष्ठ रचनाकारों ने बंगाली भाषा को बहुत समृद्ध किया है। आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे ठाकुर कहते हैं, जिनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला रहा, उनकी एक कृति पर, और नाम शायद आपको याद होगा, गीतांजलि। उसमें उनको सबसे पहले इंडियन कोई साहित्यकार है, उनको नोबेल प्राइज मिले थे वो। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसे हम शरद बाबू कहते हैं, वो भी बांग्ला के साहित्यकार है जिन्होंने अद्भुत रचनाएं दी है। उन्होंने ज्यादातर गद्य लिखा है। इनके अनेकों उपन्यासों से अद्भुत फिल्में बनी हैं। इसमें मैं आपको एक फिल्म का उदाहरण दे सकता हूँ, देवदास। आप सबने देखी होगी देवदास, शाहरुख खान वाली। शाहरुख खान है, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। अद्भुत फिल्म बनाई है संजय लीला भंसाली ने, लेकिन उससे पहले भी 3 बार बन चुकी थी। तो वो बंगाली भाषा इतनी समझ में आ रहा है क्योंकि इतने महान महान बंकिम चंद्र हुए, एकला चालो ऐसा एक गीत आता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर मुझे आपको आज रोकना है, क्योंकि उसके बाद जो मुझे बात करनी है वह हिंदी को लेकर, और वो बात है हिंदी या भारत की केंद्रीय या प्रमुख कार्य भाषा है। इसमें 5 उपभाषा और 18 बोलियां है। जैसे पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं है। पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। ठीक है, 5 उपभाषा और उसकी 18 बोलियां कौन कौन सी है वो अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। तो अब हमारा सीधा फोकस जाएगा हिंदी की उपभाषा और बोलियों पर, जो आपके आगे के चैप्टर का यूनिट का एक भाग है। तो आई थिंक आप लोगों को मित्रों आज समझने में मजा आया होगा और अच्छी तरह से आप लोगों ने पूरी तरह से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय प्राप्त किया है। और उसमें जितनी भी भाषा आई